Subscribe to the channel RK Sir Maths वाले and press the bell icon to be notified from every update. स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके सर मैथ्स वाले। तो मैं आज आपके सामने ला चुका हूँ चैप्टर नंबर 4 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो एक्सरसाइज स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, किस तरह से आप ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को फाइंड करते हैं, किस तरह से आप एल्जेब्रिकली उसको फाइंड करते हैं, ये सब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं आज। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट है फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले वो आपको यहाँ पे करा दूंगा आज। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाली है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट मुझे आ रही थी, इसीलिए मैंने इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। धीरे धीरे आपके सामने पूरे एक्सरसाइजेस में ला दूंगा। अब एक और ख़ास बात मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि वीडियोस में बहुत ज़्यादा देर से नहीं, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं, आपको 2-3 डेज़ के गैप से वीडियो दे रहा हूँ, क्योंकि एक दिन शूट में लगता है, 2-3 डेज़ मुझे एडिटिंग में जाती है। तो इसीलिए आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा वेट करते रहिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के वीडियोस आपके लिए चाहता हूँ। क्वांटिटी का मैटर नहीं है, यहाँ पे क्वालिटी हमें चाहिए, क्योंकि मैं चाहा तो आपको डेली अपलोड कर दे सकता हूँ वीडियो, बट उसमें एडिटिंग वो कुछ नहीं होगा, सीधा साधा वीडियो होगा वो। तो इसीलिए मैं वैसा नहीं चाहता, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एडिटिंग के साथ मैं आपको वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस दिखाइए। जी हाँ, मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ कि वीडियोस बहुत जल्द आते रहे, बट इंशाल्लाह मैं और आगे से भी कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी वीडियोस आ जाए। तो चलिए आज की वीडियो की टॉपिक जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो कि इंट्रोडक्शन है, एक स्टार्ट कर लेते हैं उसको। जो मेरे चैनल पे मुझे नए देख रहे हैं प्लीज़ जाके जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे लाइक बटन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है और अब वीडियोस बहुत ज़्यादा जल्दी भी आना शुरू हो जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आइए सबसे पहले चैप्टर के नेम को समझ लेते हैं, तभी हमें चैप्टर करने में आसानी होगी। तो देखिए क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टू वेरिएबल्स को ले लेते हैं। अब वेरिएबल्स मैंने आपको बहुत बार कह दिया है, वेरिएबल्स मतलब जो अननोन वैल्यू होती है, जो वेरी करती है, फिर आप उसको नॉर्मली अननोन वैल्यू भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, टू वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल हम वेरिएबल के लिए क्या लेते हैं हमेशा, x, y, z या फिर a, b, c। आप कुछ भी अल्फाबेट ले सकते हैं उसमें, x, y, z, a, b, c, d आपकी मर्जी होती है। बट यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, टू वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स होंगे, यहाँ पे हमें टू वेरिएबल्स को यूज करना होगा। अब चलिए ये तो हमने टू वेरिएबल्स समझ लिया, किसमें होंगे, वो होंगे लीनियर इक्वेशंस में। अब लीनियर इक्वेशंस मतलब इक्वेशन बहुत तरह के होते हैं। अब उसमें भी खास तौर पे लीनियर इक्वेशन आपने 9th क्लास में ही पढ़ लिया था कि लीनियर इक्वेशन क्या होगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। अगर हमें दिया गया है x + 2 = 10। अब यहाँ पे x देखिए, ये x जो है इसका पावर होगा यहाँ पे 1। क्या है यहाँ पे, हाईएस्ट पावर या फिर हाईएस्ट डिग्री आप कह लीजिए, इस वेरिएबल की है यहाँ पे 1। अब ये लीनियर इक्वेशन हुआ या नहीं, इक्वेशन मतलब बैलेंस रहना होगा। क्या होगा, बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। जो हमारा राइट हैंड साइड होगा वही इक्वल होगा लेफ्ट हैंड साइड के। तो अब क्या ये लीनियर इक्वेशन है, देखिए इस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है 1, तो जब भी जो भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा 1 उसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। अब एक साथ पढ़िए इन दोनों को, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन होना है, साथ ही साथ उसमें टू वेरिएबल्स होना है। अब क्या ये जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है x + 2 = 10, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, जी नहीं। यहाँ पे देखिए सिर्फ x हमारे पास है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। बहुत गौर से सुनिए आप, ये लीनियर इक्वेशन है बट इन वन वेरिएबल है। कितने वेरिएबल्स है इक्वेशन में, ये सिर्फ 1। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होगा। देखिए 2x + 3y = 15। ये मान लीजिए आप, क्या है ये, 2x + 3y = 15। ये एक इक्वेशन हो गया। इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, गौर करिए, एक वेरिएबल है x, एक वेरिएबल है y। तो कितने वेरिएबल्स हो गए यहाँ पे, 2। और एक चीज पहचाननी होगी आपको यहाँ पे, लीनियर। क्या वो लीनियर है, देखिए इस वेरिएबल का पावर 1 है, इस वेरिएबल का पावर भी 1 है, मतलब यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री जो वेरिएबल्स की होगी वो सिर्फ 1 होगी। तो इसे कहेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन
टू वेरिएबल्स। क्या कहेंगे हम इसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये तो सिर्फ हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझा। और एक बात यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, पेयर मतलब क्या होगा? पेयर मतलब जो भी दो होगी, तो मतलब दो चीजें जो होगी आप उसको पेयर कहते हैं। अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, पेयर ऑफ शूज आप हमेशा दो खरीदते हैं, एक तो कोई खरीद के वो चल नहीं सकता। या फिर आप स्लीपर्स को ही ले लीजिए, आप एक पहन के नहीं चलते, आपको दो पहनना ही पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा? पेयर मतलब दो चीज या जोड़ी हम कह सकते हैं उसे। तो जोड़ी मतलब क्या होगी यहाँ पे समझ लीजिए, ये एक इक्वेशन है। एक और इक्वेशन लिखता हूं मैं यहाँ पे, 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 50। क्या हो गया? मैंने पहले से ही एक यहाँ पे लीनियर इक्वेशन लिख के रखा था, एक और अब मैंने लिख लिया उसमें 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 50। चलिए इसको भी चेक कर लीजिए। ये क्या हो गया? ये हो गया टू वेरिएबल्स, ये हो गया इक्वेशन, वेरिएबल्स की पावर 1 है, तो ये भी हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये रहा फर्स्ट इक्वेशन, ये रहा सेकेंड इक्वेशन। एक खास बात आपको यहाँ पे गौर करने वाली ये है कि दोनों इक्वेशंस में xy और xy ही होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि फर्स्ट इक्वेशन में xy और आपकी सेकेंड इक्वेशन में st या uv ऐसा कुछ आप दूसरा ले लें। जी नहीं, अगर फर्स्ट इक्वेशन में आपको x और y ही मिल रहा है तो सेकेंड में भी आपको x और y ही रहना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया चैप्टर नेम का मतलब क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ये इक्वेशंस के अतराफ ही फिरेगा पूरा चैप्टर। इसमें आप किस तरह से सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं, किस तरह से ग्राफिकल मेथड से फाइंड करेंगे, किस तरह से एल्जेब्रिकली जिसमें हम एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे, वो सब आपको कराऊंगा मैं इसी चैप्टर में। तो जल्दी से जाके नीचे लाइक जरूर कर लीजिए। चलिए अब एक्सरसाइज 1 से पहले क्या क्या चीजें होने वाली है वो इस वीडियो में आपको कराना शुरू करता हूं। आइए अब आपको सेंटेंस पढ़कर उसको किस तरह से इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे हम वो आपको समझा देता हूं। ये आपको रीडर में ही दिया गया है, आपको ऐसा दिया जाएगा, सेंटेंस एक दिया जाएगा और उसको कहा जाएगा कि आपको इक्वेशंस बनाना है। तो टू वेरिएबल्स के इक्वेशन किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले वो आना चाहिए आपको, सो दैट आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाए कि वो हमें कह रहा क्या चाह रहा है। क्योंकि अगर आप इक्वेशन बनाएंगे तो आपको कंप्लीट सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। सेंटेंस पढ़ने पर आपको इक्वेशन में क्या क्या चीजें हैं वो मालूम हो जाएगी। चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। द कॉस्ट, क्वेश्चन को बहुत गौर से समझिए आप, ये सब आपके डेली लाइफ रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। द कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट मतलब पैसे, कितने पैसे? द कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटोज, 1 kg आलू, पोटैटोज मतलब यहाँ पे आलू है। द कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटोज एंड 2 kg टोमेटोज वॉज ₹30 ऑन अ सर्टेन डे। मतलब 1 किलो आलू और 2 किलो टमाटो का हमें रेट दिया गया है मिलाकर ₹30। 1 kg पोटैटोज एंड 2 kg टोमेटोज टुगेदर कॉस्ट ₹30। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़िए। आफ्टर 2 days, या फुल स्टॉप है, दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। आफ्टर 2 days द कॉस्ट ऑफ 2 kg पोटैटोज एंड 4 kg टोमेटोज वॉज फाउंड टू बी ₹66। 2 दिन के बाद कॉस्ट ऑफ 2 kg पोटैटोज एंड 4 kg टोमेटोज हो गया टोटल 66। तो यहाँ पे आपको दो चीजें गौर करने की जरूरत है, टोटल अमाउंट और किन चीजों पे वो अमाउंट पैसे लग रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1 kg पोटैटोज है, 2 kg टोमेटोज है। तो अब आपको इसको जनरल फॉर्म में लिखना होगा, जनरल वे में लिखना होगा। किस तरह से? देखिए आप दोनों को भी कंसीडर सिर्फ 1 kg का ही करिए। देखिए क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटोज, क्या किया मैंने यहाँ पे, गौर से देखिए आप, कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटोज इज इक्वल टू, मैंने ले लिया x। क्या लिया मैंने ले लिया यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटोज इज इक्वल टू x। क्यों? देखिए यहाँ पे हमें 1 kg पोटैटोज और 2 kg टोमेटोज मिला के ₹30 हुए हैं। हमें पर्टिकुलरली 1 किलो पोटैटोज का कुछ आइडिया नहीं है कि वो कितने रुपीस क्या है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ 1 kg टोमेटोज इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे मैंने पोटैटोज के लिए लिया है वेरिएबल x
और टोमेटोज के लिया है वेरिएबल y। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स मिल गए हमें? 2 वेरिएबल्स मिल गए। यही आपको मैं बताना चाह रहा था कि किस तरह से इक्वेशन बनेगा। चलिए दोनों भी सेंटेंसेस के लिए हम सेम x और y को यूज करेंगे। पढ़िए, द कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो। द कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो क्या है भाई हमारे पास? पहला इक्वेशन बन रहा है यहाँ पे 1 kg पोटैटो के लिए हमें मिल गए x एंड 2 kg टोमेटोज। एंड मतलब यहाँ पे दोनों को मिलाकर वो कह रहा है, मिलाने के लिए क्या यूज करेंगे हम? प्लस यूज करेंगे। x प्लस 2 kg टोमेटोज। कितने kg? कॉस्ट ऑफ 1 kg के लिए हमने y यूज किया, 1 kg के लिए y। यहाँ पे है 2 kg, तो कितने y होंगे? 2y। x प्लस 2y इज इक्वल टू टोटल हाउ मेनी रुपीज? इट वॉज 30 रुपीज। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। आप यहाँ पे अब कह सकते हैं 1 kg पोटैटो प्लस 2 kg टोमेटोज इज इक्वल टू टोटल रुपीज 30। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इक्वेशन, आफ्टर 2 days द कॉस्ट ऑफ 2 kg पोटैटोज। 2 kg मतलब कितने होंगे यहाँ पे? x हमें यहाँ पे मिलेंगे 2x, क्योंकि कॉस्ट ऑफ 1 kg x है, 2 kg मतलब 2x प्लस कितने kg टोमेटोज? 4 kg। तो 4 टोमेटोज के लिए क्या यूज किया है हमने? y। सो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू टोटल अमाउंट इज हाउ मच? 66। तो ये रहा सेकेंड इक्वेशन। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया है कि किस तरह से इक्वेशंस बनते। तो इस तरह से आप इक्वेशंस बनाएंगे। क्या हो गई है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। दोनों में भी 2-2 वेरिएबल्स है। ये लीनियर इक्वेशन भी है। पेयर मतलब जोड़ी में आपको इक्वेशंस मिल गए। तो इस तरह से आप इसको करेंगे। अब आपको इसका जनरल फॉर्म बताऊंगा। जी हाँ, जनरल फॉर्म किस तरह से लिखते हैं हम, वो भी आपको बताता चलूंगा यहाँ पे। चलिए उसको भी देख लीजिए। सबसे पहले 2 इक्वेशंस लेना है हमें। मैं ले लूंगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। सेकेंड होगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब कहेंगे सर ये तो दोनों भी सेम है, हम इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे कि इक्वेशन 1 कौन सी है और इक्वेशन 2 कौन सी है? देखिए मैं आपको बहुत आसानी मेथड बताता हूँ। यहाँ पे a के नीचे फर्स्ट इक्वेशन के लिए सबको लिख लीजिए आप a b c को 1। सेकेंड इक्वेशन में सबके a b c को लिख लीजिए 2। बहुत सिंपल है। फर्स्ट इक्वेशन में पूरे वेरिएबल्स को छोड़कर पूरे नंबर्स, रियल नंबर्स को लिख लेंगे a1 b1 c1। सेकेंड इक्वेशन में a2 b2 c2। अब ये जो x और y है वो तो हो गए वेरिएबल्स, और a, b, c जो हमें मिला है a1 b1 c1 और a2 b2 c2 वो हो गए रियल नंबर्स। क्या होंगे वो होंगे रियल नंबर्स। तो ये रहा इसका जनरल फॉर्म। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं और a1 b1 c1 के वैल्यूज भी आपको आगे जरूरत पड़ेगी। तो ये रहा जनरल फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये था जनरल फॉर्म और किस तरह से हम इक्वेशंस बनाते हैं। आइए अब सॉल्यूशन को समझते हैं। सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपको इस एक्सरसाइज के लिए। तो आइए बहुत गौर से, कॉन्सेंट्रेट से यहाँ पे सुनते रहिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ। सॉल्यूशन ऑफ पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सॉल्यूशन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कैसे होते हैं? चलिए उसको मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे। द पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। पेयर मतलब यहाँ पे आपको एक पेयर मिलेगा। द पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स x एंड y। कुछ आपको मिलेगा, एक x की वैल्यू एक y की वैल्यू, जिसमें विच टुगेदर सेटिस्फाई ईच वन ऑफ द इक्वेशंस। जो 2 इक्वेशंस आपको मिलेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 की जगह पे जब आप यहाँ पे वो दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे x और y की वैल्यू, वो दोनों सेटिस्फाई करने चाहिए। तो चलिए एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लेके बताऊंगा मैं कि किस तरह से यहाँ पे सोल्यूशन हम फाइंड करते हैं 2
इक्वेशंस का। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल एक ले लूंगा, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, और एक और लूंगा मैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस का मतलब समझाने जा रहा हूँ। जब आपको दो इक्वेशंस ऐसे दिए जाएंगे, सबसे पहले हम इसके निकाल लेंगे। देखिए मैं यहाँ पे इस तरह से इसके बॉक्स बनाऊंगा और x और y वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। कोई एक x वैल्यू यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करनी होगी, कोई एक y वैल्यू सपोज करना होगा यहाँ पे आपको, और उसका इक्वल 3900 होना चाहिए। चलिए एक स्मॉल ट्रिक आपको यहाँ पे बता दूंगा मैं। इस तरह से ये 3x 6y और 1300 ये तीनों भी कैंसिल होंगे एक नंबर से। वो कौन सा नंबर है आपको देखना होगा। देखिए ये कंप्लीट तीनों नंबर्स कैंसिल हो गए 3 के टेबल से। ये हो जाएगा 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, और ये कंप्लीट हो जाएगा 1300 से। किस तरह से? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये 2 zeros वैसे के वैसे। तो ये क्या हो गया, अब रिड्यूस होके ये हो गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। क्या हो गया ये? x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। अब x की प्लेस पे कुछ लिखना होगा, y की प्लेस पे कुछ लिखना होगा, सो दैट इट विल बी इक्वल टू 1300। तो यहाँ पे मैं x की प्लेस पे काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लूंगा 100। क्या ले रहा हूँ मैं x की प्लेस पे? x की प्लेस में ले लूंगा मैं 100। आप कुछ भी रैंडम नंबर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 100 प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। क्या किया हमने पहले सिर्फ x की वैल्यू एक ले ली जो कि है 100। अब हम y की वैल्यू इसको सब्स्टिट्यूट करके लाएंगे। अब ये 100 आप उधर भी जा दीजिए, क्या हो जाएगा वो? 2y इज इक्वल टू 1300 माइनस 100। ये 2y जैसे का वैसा रहेगा। 1300 माइनस 100 इज 1200। इस 2 को उधर भिजा दीजिए, मल्टीप्लीकेशन में है, उधर गया तो डिवीजन हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 2 6 जा 12, और यहाँ पे आपकी y की वैल्यू आ गई 600। क्या आ गई आपको y की वैल्यू? 600 आ गई। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक नंबर लाया है। आप चाहो तो और ज्यादा भी यहाँ पे ला सकते हो, बट यहाँ पे मैं आपको सिर्फ सोल्यूशन समझाने जा रहा हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ पे 1 काफी है। आगे बढ़ते हैं, इसका टेबल बनाएंगे। अब इसके टेबल में देखिए क्या मिलेगा आपको। यहाँ पे भी आपको x और y की वैल्यूज फाइंड करना है, x और y। यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे भी ले लूंगा मैं इसको 100। x की वैल्यू मैं सपोज कर रहा हूँ यहाँ पे 100। इसको अब 100 ले लीजिए। x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। क्या लिया हमने? x प्लस 2y इज इक्वल टू 13 ले लिया। अब ये 100 को उधर भी जाइए, तो वो क्या हो जाएगा? 2y इज इक्वल टू 1300 माइनस 100। 1300 माइनस 100 क्या होगा वो? 1200 हो जाएगा। अब इस 2 को उधर भी जाइए, y इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, इसकी वैल्यू भी आ गई 600। तो यहाँ पे दोनों पे भी अब गौर करिए, इनिशियली जो हमें दिया गया था वो इक्वेशंस क्या थे? वो थे 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। ये दो इक्वेशंस हमें दिए गए थे। अब इन दोनों का सोल्यूशन क्या होगा? इन दोनों का सोल्यूशन ऐसा होगा जो हमें यहाँ पे मिला है x, y। क्या मिला है हमें x, y? 100, 600। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 100, 600। तो ये जो वैल्यूज x और y के हैं ये हो जाएंगे सॉल्यूशंस ऑफ। यहाँ पे एक सॉल्यूशन हमने फाइंड किया, आप चाहो तो और भी करके देख सकते हो। मैं आपको सिर्फ मतलब समझाना चाह रहा हूँ कि सॉल्यूशन किस तरह से मिलेगा। अगर यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पे भी आपको वैल्यू x और y की सेम मिलेगी तो वो हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। तो अभी तो हमने सॉल्यूशन समझ लिया। अब आपको अगली टॉपिक जो दी गई है वो एक्सरसाइज से सीधा रिलेटेड है। देखिए क्या है वो टॉपिक? ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन।
अब लीनियर इक्वेशन जब भी आपको ऐसा मिलेगा, आप समझ जाइए, जब भी आप ग्राफ पे लीनियर इक्वेशन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी? आपको एक सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पे हम पेयर्स की बात कर रहे हैं तो वो कितने बनेंगे? ऑब्वियसली वो 2 लाइंस होने वाले हैं। अब ग्राफ में आपको जितने लाइंस बनेंगे, अगर वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, जो कुछ भी इनके साथ हो रहा है, उस तरह से आप यहाँ पे सोल्यूशन फाइंड करेंगे। क्या है यहाँ पे लिखा हुआ? देखिए, ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपने सोल्यूशन निकाल दिया उसका, आपने उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट भी कर दिया। तो अब कितने सोल्यूशंस आए हैं, क्या है, वो आपको यहाँ पे केसेस के थ्रू मालूम होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ केस 1। तो मैंने अभी कहा आपको लीनियर इक्वेशन मतलब वो तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब स्ट्रेट लाइन मतलब यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन रही। कितने बनेंगे यहाँ पे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब 2 लाइंस बनेंगे। अब देखिए, मान लीजिए वो एक लाइन ऐसी हो गई, दूसरी लाइन ऐसी हो गई, यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल गया। पॉइंट मतलब यहाँ पे फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन दोनों एक जगह पर जाकर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? वो मिल रहे हैं दोनों। तो वो क्या हो जाएगा? ये केस 1 हो जाएगा। इसको हम कहेंगे 1 सोल्यूशन। क्या कहेंगे हम इसको? जब भी 2 लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे ऐसा, तो वो एक पॉइंट पे जाकर मिलेंगे। ये पॉइंट की वैल्यू क्या हो गई? ये हो गई एक x और y की वैल्यू। आपने ग्राफ पे इसको ड्रॉ किया, आपने इसको ग्राफ पे जब ड्रॉ किया तो ये कुछ ना कुछ यहाँ पे x वैल्यू होगी और कुछ ना कुछ जरूर आपको y वैल्यू मिलेगा। तो वो जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो पॉइंट कहलाएगा x और y। मान लीजिए कुछ भी हो x और y, जो कुछ भी आपने वहां पे लिया वो वैल्यू होगी 2, 3, जो भी होगी x की वैल्यू, y की वैल्यू 7, 8, 9, जितना भी मिलेगा वो होगी आपकी x और y। कितने बार ये इंटरसेक्ट कर रही है? ओनली 1 टाइम। सो हाउ मेनी सॉल्यूशंस विल कम? जितने बार वो इंटरसेक्ट करेगी उतने सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक बार हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम? 1 सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन मिलेंगे आपको यहाँ पे? सिर्फ 1। इसको क्या कहेंगे? इसको एक और तरीके से भी आप कह सकते हैं कंसिस्टेंट। तो इसका और एक और नाम क्या हो गया? इसको आप कह सकते हैं कंसिस्टेंट। जब भी एक सोल्यूशन आपको आएगा उसको आप कहेंगे कंसिस्टेंट। समझ में आ गया पहला केस? अगर 2 लाइंस इंटरसेक्ट हो रहे हैं एक पॉइंट पे तो उसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे 1 और वो कहलाएगा कंसिस्टेंट। आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले की तरफ। नेक्स्ट केस 2। अब आपको तो पता है लीनियर इक्वेशंस मतलब स्ट्रेट लाइन आएगी। यहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही थी, अगर वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकी, समझ लीजिए यहाँ पे एक लाइन ऐसा जा रही है, दूसरी लाइन उसी के बाजू से निकल रही है रेल की पटरी की तरह। समझ जाइए, ये एक लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, ये रेलवे ट्रैक इसको आप कह सकते हैं। ये क्या है? यहाँ पे आपको कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करती हुई नजर नहीं आएगी। देखिए, ये अपनी जगह मस्त जा रही है, ये भी अपनी जगह मस्त चले जा रही है, दोनों में कोई भी यहाँ पे मेल मिलाप नहीं हो रहा। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें आपको मिलेंगे नो सॉल्यूशंस। क्या मिलेंगे आपको यहाँ पे? नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे क्योंकि लाइन मिल ही नहीं रही है। कहां से मिलेगा आपको सॉल्यूशंस? वहां पे दोनों के बीच में लाइन मिल ही नहीं रही है, तो ये हो जाएगा नो सॉल्यूशंस। इसको और आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे इनकंसिस्टेंट। इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया इनकंसिस्टेंट। तो समझ में आ गया केस 2। केस 2 में आपको यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं मिलेगा, दोनों पैरेलल जाते जाएंगे। इसको मैं यहाँ पे पैरेलल भी लिख देता हूँ। ये हो जाएगा पैरेलल और ये हो जाएगा इंटरसेक्टिंग। ये हो गया इंटरसेक्टिंग, जो कि इंटरसेक्ट हो रहा है, ये हो गया पैरेलल। थर्ड देखिए अब केस 3। केस 3 में बहुत मजा आने वाला है। देखिए आप, केस 3 में एक लाइन जा रही है ऐसा, ठीक है, एक लाइन आ गई स्ट्रेट ऐसा जा रही है वो लीनियर इक्वेशन। दूसरी लाइन कह रही है जी नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपके ऊपर से ही चलूंगी। सेकेंड वाली लाइन भी उसके ऊपर से ही जाएगी। इस तरह से जो फर्स्ट लाइन होगी सेकेंड लाइन भी उसी के ऊपर से जाएगी। तो क्या हो गया? यहाँ पे आपको कितने सॉल्यूशंस मिल जाएंगे? यहाँ पे हर जो भी आपको दोनों मिल रहे हैं पूरे सॉल्यूशंस उसके ऊपर से ही जा रहे हैं। तो कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको यहाँ पे? मेनी सॉल्यूशंस। कितने मिलेंगे? जितने भी आपको यहाँ पे पॉइंट मिल रहे हैं वो कोइंसाइड होते जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं वो? कोइंसाइड। उसको क्या बोलेंगे आप? कोइंसाइड बोलेंगे।
दोनों सॉल्यूशंस जो कुछ भी यहाँ पे पॉइंट, जैसा आपको यहाँ पे एक आया, यहाँ पे आप हर जगह जहां भी पॉइंट आ रहा है दोनों को एक साथ आ रहा है, दोनों के सॉल्यूशंस भी बढ़ते जा रहे हैं, तो मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे यहाँ पे। तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे डिपेंडेंट। क्या कहेंगे आप इसको? थर्ड केस वाले को कहेंगे आप डिपेंडेंट। तो ये थे 3 केसेस जब आप ग्राफ पे करेंगे, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिए। फर्स्ट केस होगा इंटरसेक्टिंग, जब आपको कोई लाइंस मिलेंगे उसमें वन सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा। सेकेंड केस में आपको पैरेलल लाइंस मिलेंगे जिसमें सॉल्यूशन नहीं होगा और उसको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। केस 3 में आपको दोनों लाइन एक ही डायरेक्शन में नजर आएंगे जो कि कोइंसाइड होंगे। कोइंसाइड मतलब मेनी सॉल्यूशंस, मतलब जहां पे भी आपको सॉल्यूशन मिल रहा, पॉइंट मिल रहा, वो सेम आपके पास मेनी सॉल्यूशंस कहलाएगा और उसको कहेंगे हम डिपेंडेंट। चलिए ये तो हो गई केसेस की बात। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब आप ग्राफ करने बैठेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि फला उसमें आपको यहाँ पे वन सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ पे आपको पैरेलल मिलेगा, यहाँ पे कोइंसाइड मिलेगा? जब आप सॉल्यूशंस फाइंड करने बैठेंगे तो आप तो सॉल्यूशंस करते ही जाएंगे। क्या हमें कोई ऐसी कोई ट्रिक नहीं मिल सकती जिससे हम देखने पे आपको सॉल्यूशंस पता चल जाए? इक्वेशन जो आपको दिए जाएंगे उसको फट से देखने पर आपको पता चल जाए कि हाँ भाई इस इक्वेशन का पेयर जो दिया गया है मुझे, उसका मुझे यहाँ पे 1 मिलेगा, इसका यहाँ पे मुझे मिलेगा ही नहीं सॉल्यूशन, और इसका मुझे जो है वो कोइंसाइड मिलेगा। तो वो कोई एक ट्रिक अगर आपको मिल जाए तो आपको एग्जाम में बहुत फायदा हो जाएगा। चलिए वो आपको यहाँ पे बताता हूँ मैं किस तरह से आप सिर्फ इक्वेशंस को देखने पर पता चल जाएगा आपको कि वो या तो इंटरसेक्टिंग होंगे, या तो पैरेलल होंगे, या तो कोइंसाइड करते हुए नजर आएंगे। चलिए उसको करते हैं। अब आइए यहीं पे आपको मैं बता दूंगा वो भी, तो किस तरह से आप पहचानेंगे इक्वेशंस को देख के। जनरल फॉर्म मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। जनरल फॉर्म मैंने आपको बता दिया था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये रहेगा आपके जनरल इक्वेशन जो आप जनरल फॉर्म में दिखेंगे। तो सबसे पहला केस देख लेंगे यहाँ पे, अगर a1 बाई a2 रेशियो इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, क्या हो गया? मतलब अगर कोई आपको दो इक्वेशंस दिए गए हैं जिसमें a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, जो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा कोई दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस, अगर उसका a1 बाई a2 नॉट इक्वल होगा b1 बाई b2, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये होगा एक इंटरसेक्टिंग ग्राफ। क्या होगा वो हो जाएगा एक इंटरसेक्टिंग ग्राफ। एग्जाम्पल के तौर पे आपको चलिए यहाँ पे बताऊंगा मैं, 3x प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमने 2 इक्वेशंस ले लिए, लीनियर इक्वेशंस। अब इसका देखिए यहाँ पे a1 क्या होगा, यहाँ पे a1 है 3 डिवाइडेड बाई a2 होगा 2 इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 4 बाई b2 होगा 5। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है? जी नहीं, ये इक्वल नहीं है। तो क्या होगा, इससे कितने बातें निकल कर आएगी आपके सामने? वो हो जाएगा एक इंटरसेक्टिंग, उसके होंगे वन सॉल्यूशंस और वो कहलाएगा कंसिस्टेंट। तो इस तरह से आप सिर्फ इक्वेशन देखने पर पता चल जाएगा आपको कि वो क्या होने वाला है। अगर a1 बाई a2 रेशियो नॉट इक्वल रहेगा b1 बाई b2 के, तो आपको पता चल जाएगा ये केस 1 होगा। चलिए नेक्स्ट वाला आपको बताता चलूंगा मैं। सेकंड में अगर आपको दिया जाए a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, चलिए ये स्टार्टिंग के दो तो इक्वल है, बट आखिर का जो c1 बाई c2 होगा अगर वो नॉट इक्वल होगा b1 बाई b2 के, तो ये हो जाएगा पैरेलल। क्या होगा ये कंप्लीट हमें जो इक्वेशंस दिए जाएंगे उसको हम कह सकेंगे वो है पैरेलल, उसके होंगे नोट सॉल्यूशंस और वो हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। इसका भी एग्जांपल चलिए आपको बताऊंगा मैं यहाँ पे लिखकर, 2x प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 4x प्लस 8y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। चलिए जल्दी से यहाँ पे लिख लीजिए, 2/4 सबसे पहले आएगा 2/4, दैट इज a1 बाई a2 इज इक्वल टू 4/8 दैट इज इक्वल टू माइनस 6 बाई माइनस 9। चलिए देखिए क्या ये दोनों इक्वल है? मैं यहाँ पे 2 1 लिख लूंगा, 2 2 लिख लूंगा, 4 1 4 2, ये हो जाएगा 3 2
3 3 तो ये फर्स्ट वाला क्या हो गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2। जी हाँ, ये दोनों इक्वल हो गए। देखिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 ये आ गया। अब क्या ये भी इक्वल है? देखिए -2 डिवाइडेड बाई -3, क्या ये 1/2 का इक्वल हो रहा है -2/-3? चलिए ये माइनस माइनस चले भी गया अगर तो 2/3 बच रहा। जी नहीं, ये नॉट इक्वल है। b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। क्या होगा ये होगा केस 2, दैट इज पैरेलल, नो सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट। तो आपको इस तरह से देखना है इक्वेशन को और उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या ये कौन से केस में ये फिट हो रहा है। उसके पीछे भी हमें 2-3 रीजंस मिल रहे हैं। इंटरसेक्टिंग भी मालूम हो जा रहा, कितने सॉल्यूशंस है वो भी मालूम हो जा रहे हैं, और उसे हम क्या कहेंगे, क्वेश्चन में आपको ये भी पूछेगा कभी कभी कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो ये भी आपको इससे पता चल रहा है। चलिए लास्ट बताऊंगा आपको क्या है। लास्ट में अगर आपको a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 कंप्लीट पूरे आपको सपोज इक्वल मिल गए, पूरे के पूरे आपको अगर इक्वल मिल गए तो वो हो जाएगा सीधा सीधा कोइंसाइड, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस, और उसको आप कहेंगे डिपेंडेंट। कभी कभी वो आपको पूछेगा सिर्फ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में, डिपेंडेंट का वो जिक्र नहीं करेगा, तो आपको इस डिपेंडेंट वाले को भी कंसिस्टेंट में ही लाना होगा। क्या मतलब, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे देखिए आप, अगर वो आपको क्वेश्चन में सिर्फ पूछेगा कि वो जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस है क्या वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, अब आपको ये करने पर मिलेगा या तो ये या तो ये या तो ये। अब ये दो को तो आपको पता चल गया कि भाई ये कंसिस्टेंट है ये इनकंसिस्टेंट है। अब इस वाले का क्या, अगर वो डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट का तो ऑप्शन ही नहीं देगा आपको वो। जब आपको डिपेंडेंट आएगा आप उसको कंसिस्टेंट में ला सकते हैं, इनकंसिस्टेंट ये नहीं होगा। इनकंसिस्टेंट सिर्फ और सिर्फ कब होगा, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड दैट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इनकंसिस्टेंट का ये सिर्फ एक ही आपको वे है, बट कंसिस्टेंट के आपको दोनों भी मिल जाएंगे। ठीक है, ये अगर आएगा तो भी कंसिस्टेंट है, ये अगर आएगा तो भी आप उसको कंसिस्टेंट ही कंसीडर करिए। तो ये थे 3 आपको वेज, किस तरह से आप फाइंड करेंगे कि उसमें कितने सॉल्यूशंस है, वो पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी इंट्रोडक्शन वीडियो में मेरे, जो कि था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का। इसको फिर से एक बार आपके सामने पेश कर रहा हूं। देखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर है तो वो होगा इंटरसेक्टिंग, वन सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट। आगे अगर वो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो भी गया, आगे बढ़िए c1/c2 की तरफ और देखिए क्या वो दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो वो क्या होगा, पैरेलल, नो सॉल्यूशंस, इनकंसिस्टेंट। आगे अगर वो तीनों भी एक दूसरे के इक्वल हो गए तो हो जाएगा कोइंसाइड, मेनी सॉल्यूशंस, डिपेंडेंट, दैट इज विथ कंसिस्टेंट ऑल्सो। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 1 के पूरे सॉल्यूशंस के लिए रेडी हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगा विद इन 2 to 3 डेज। तो रेडी रहिए आप लोग, इसको कंप्लीट समझ लीजिए, फिर हम एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे।